वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अपन जो है कल पढ़ रहे थे अपने लॉरेंज रूपांतरण की एप्लीकेशंस, जो अपन ने दो एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे, लंबाई में संकुचन एवं काल वृद्धि। आज अपना जो एप्लीकेशन है वो थर्ड एप्लीकेशन है अपना द्रव्यमान क्षति। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लो कोई m मास का पार्टिकल है जो एक s निर्देश तंत्र में है, वो स्थिर है, और वही m मास का पार्टिकल मान लो किसी s डैश निर्देश तंत्र में मूविंग कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये कह रहा है कि दोनों के मास में डिफरेंस पाया जाता है। इसी एप्लीकेशन को अपन कहते हैं द्रव्यमान क्षति। तो लिखेंगे इसमें, माना m द्रव्यमान का कण S निर्देश तंत्र में स्थिर है तथा S डैश में गतिशील है। तो m द्रव्यमान के कण के द्रव्यमान में परिवर्तन महसूस होता है। अर्थात क्षति होती है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी है, जैसे अपन लिफ्ट में ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो अपने को भार में वृद्धि महसूस होती है, और जैसे ही अपन लिफ्ट में नीचे की ओर उतरते हैं, डाउन होते हैं, तो अपने को भार में कमी महसूस होती है। अर्थात ये केवल इमेजिनरी घटना है, वास्तविक रियल घटना नहीं है। तो भार में कमी होना यही यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे लंबाई में संकुचन होता है, वो भी एक आभासी घटना है, लंबाई में संकुचन होता नहीं है। टाइम डायलेशन जो है, काल में वृद्धि होती नहीं है, वो भी एक आभासी घटना ही है। तो ये एस निर्देश तंत्र है जिसमें m मास का जो पार्टिकल है वो स्थिर है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि m मास का पार्टिकल जो है, इसमें पार्टिकल गतिशील कह सकते हैं। ओके, लेकिन जो है निर्देश तंत्र सेकंड जो एस डैश अगर लेंगे, उस एस डैश निर्देश तंत्र के अंदर एस डैश स्वयं v वेग से गतिशील हो, कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश z डैश है, बट जो m मास का पार्टिकल है वो स्थिर हो, वो क्या हो, स्थिर हो। तो टोटल इक्वेशन अपने को उसी हिसाब से निकालेंगे जैसे फर्स्ट निकाली थी, कि यहाँ पे फर्स्ट में जो गतिशील है तो प्रारंभिक कंडीशन m1 होगी, सेकंड जो कंडीशन है उसकी m2 होगी, और ये जो स्थिर है लेकिन ये गतिशील है, इसने पहले इस m मास के पार्टिकल जो कंडीशन है वो m1 पे डिनोट की है, और यहाँ जाने के बाद इसने m2 तक डिनोट की। तो दोनों m1 और m2 की स्थितियां डिनोटेड करने के बाद में अपन इसे लिखेंगे कि अर्थात लंबाई में संकुचन m काल वृद्धि के अनुसार, काल वृद्धि के अनुसार हम जानते हैं L इक्वल टू L नॉट एल्फा, या दैट्स इट टो इक्वल टू टो नॉट एल्फा। इन दोनों इक्वेशंस के आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो अपना एल्फा है उसकी वैल्यू क्या होती है। कांस्टेंट अपन ने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंदर ज्ञात किया था, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान में क्षति m इक्वल टू एम नॉट एल्फा के इक्वल होगी, जहां m नॉट इक्वल टू प्रारंभिक द्रव्यमान है, m नॉट प्रारंभिक द्रव्यमान है, अल्फा कांस्टेंट है। तो ये m इक्वल टू एम नॉट अल्फा, अर्थात ये द्रव्यमान में जो क्षति है वो भी अपने जो अल्फा कांस्टेंट है उसी के गुणांक के बराबर मानी जाती है। ये आभासी घटना है। तो ये थे अपने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस के 3 एप्लीकेशंस। अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं फोर्स, वर्क एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, एंड कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, फोर्स होता क्या है। बल। देखिए, बल की घटना भी 2 टाइप्स की होती है। एक फोर्स होता है जो रियल में वर्क करता है,
सेकंड टाइप का फोर्स होता है जो केवल इमेजिन किया जाता है, वास्तविक बल नहीं होते, वो आभासी बल होते हैं। वास्तविक बल वही होता है जैसे m मास का पार्टिकल है, जो गाड़ी है स्पीड से गति कर रही है और ब्रेक के द्वारा उस गति को रोका जाए या स्पीड को बंद किया जाए, उसे कहेंगे रियल फोर्स। इमेजिनरी फोर्स उसे ही कहेंगे कि पार्टिकल गतिशील था, गाड़ी गतिशील थी और उसके अंदर अपन बैठे हुए थे, तो ब्रेक लगाने से अपने को भी आगे की ओर धक्का महसूस हुआ या पीछे की ओर जो भी धक्का महसूस हुआ, तो वो धक्का महसूस हुआ, अपने को एक फोर्स महसूस हुआ, उसे कहते हैं इमेजिनरी फोर्स, यानी कि आभासी बल होता है वो। तो आज अपन सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मुख्यतः फोर्स होता क्या है? न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो भी कह के गया है कि आरोपित जो बाह्य बल है, यानी कि इसकी फर्स्ट डेफिनेशन अपन कहेंगे कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती। आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। अर्थात संवेग को अपन डिनोट करते हैं P से, तो संवेग परिवर्तन की दर dP अपॉन dt इक्वल होता है F के। दैट इट अपन जानते हैं P संवेग इक्वल टू क्या आता है mv, इसलिए mdv अपॉन dt इक्वल टू F। स्टूडेंट्स आप जानते हो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हो? dv अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है? त्वरण, एक्सीलरेशन a। तो आप कहोगे F वेक्टर इक्वल टू ma वेक्टर। वन डेफिनेशन फोर्स, ये हो गई फर्स्ट डेफिनेशन फोर्स की। सेकंड आप कह सकते हो कि माना m मास का पार्टिकल है, वो v वेग से गति कर रहा है। माना m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है, अतः उस कण के लिए बल का मान द्रव्यमान तथा वेग में परिवर्तन, लाइन टू लाइन ध्यान दीजिए, वेग में परिवर्तन का गुणनफल, उस कण के लिए बल का मान द्रव्यमान तथा वेग में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता। अर्थात जो फोर्स है वो द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन dv अपॉन dt। आप जानते हो dv अपॉन dt को a कहते हैं, इसलिए F इक्वल टू ma, ये फोर्स की सेकंड डेफिनेशन। अर्थात बच्चों पार्टिकल का मास होना जरूरी है, मास के साथ साथ पार्टिकल का मूविंग करना जरूरी है। मूविंग कर रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है, तब जाके फोर्स अप्लाई माना जाएगा। अगर पार्टिकल m मास का है, v वेलोसिटी से गति कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अर्थात बाह्य बल जब तक आरोपित नहीं होगा तब तक पार्टिकल गतिशील ही रहेगा, ये निश्चितता का नियम। तो ये सबसे पहले अपन ने फोर्स पढ़ लिया। इसके आगे अपन पढ़ते हैं वर्क। देखो जब तक फोर्स नहीं है तब तक वर्क नहीं है। वर्क की डेफिनेशन क्या होगी कि वर्क के लिए जरूरी है फोर्स का होना। वर्क यानी कि कार्य, देखो कार्य होता है, फोर्स लगाएंगे अपन तो ही वर्क होगा, यानी कि बल द्वारा एक कण की स्थिति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाता है। यदि किसी कण की स्थिति को बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक
विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। देखिए इसको अपन डायग्राम से भी शो करेंगे। जैसे मान लो एक बिंदु को, एक कण को बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित कर रहे हैं। यहां पर जो है फोर्स, किसी एक्स एक्स के अनुदिश फोर्स यहां पे एफ वेक्टर लगाया गया है, और इस फोर्स लगाने से इस कण की स्थिति में जो विस्थापन है वो dx है। बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर थीटा हो, ये मूल बिंदु O है, यहां से कोई कंडीशन से किसी एक्स एक्स के अनुदिश वर्क हो रहा है, तो जो विस्थापन है, बल और विस्थापन, इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है, F डॉट dx। या अपन कह सकते हैं कि टोटल वर्क जो आपका है A से B तक F डॉट dx भी निकाल सकते हो। तो इसे क्या कहते हैं कि कण की पोजीशन को विस्थापन डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए वन स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट तक, यानी कि टू पार्ट्स के अंदर उसकी जो है डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है। बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को ही अपन क्या कहते हैं? कार्य। और कार्य जो करते हैं, देखो इस कार्य की जो है वो डेफिनेशन दो टाइप की हो सकती है। यहां से आर वेक्टर से भी शो कर सकते हैं, मूल बिंदुओं से, वैसे वर्ताकार हो। तो देखो स्थिति ये दोनों में अगर कोण थीटा है तो W इक्वल टू आपका एफ डी एक्स कोस थीटा भी हो सकता है। W इक्वल टू कितना हो सकता है? एफ डी एक्स कोस थीटा। और इसकी स्थिति फर्स्ट ये है, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अपना W क्या होगा? एफ डॉट डी एक्स। और स्थिति सेकंड है, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos ऑफ 90 इक्वल टू 0। अब cos 90 इक्वल टू 0, तो देखिए W इक्वल टू क्या वैल्यू होगी? 0। आप एक चीज बताओ, ये यहां पार्टिकल पड़ा है और इसके 90 डिग्री पे, यहां पर इसके 90 डिग्री के ऊपर फोर्स लगाया जाए, और ये एम मास का पार्टिकल है, ये अपन फोर्स लगा रहे हैं, तो बताओ फोर्स वर्क करेगा क्या? 90 डिग्री के ऊपर अगर अपन फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क होगा ही नहीं, इसलिए वर्क इक्वल टू क्या हो गया? 0। यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए वर्क ही क्या हो जाएगा? W इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये था अपना वर्क। अब आगे अपन पढ़ रहे हैं शक्ति, पावर क्या होती है। फोर्स के बिना वर्क नहीं है, वर्क के बिना पावर नहीं है। देखो पावर का पता तभी चलेगा तब अपन कार्य करते हैं, और इसकी डेफिनेशन से भी है कि कार्य करने की दर, द रेट ऑफ वर्क इज इक्वल टू पावर। यानी कि शक्ति होती क्या है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आप स्टडी करते हो, अगर पावर है तो वर्क करोगे, स्टडी करोगे, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। यानी कि दर किसकी? वर्क की। dW अपॉन dt क्या कहलाता है? पावर। आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है? F डॉट dx। वैल्यू पुट करो, पावर की वैल्यू आ जाएगी आपके F dx अपॉन dt। पावर इक्वल टू F डॉट v। आपको पता है dx अपॉन dt क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन की दर होता है वेग, वेलोसिटी। तो बल और स्थिति में परिवर्तन की दर दोनों का गुणनफल पावर कहलाता है। आप अगर फोर्स लगाओगे तो आपकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, फोर्स कहाँ लगाओगे? किसी पार्टिकल की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, तो फोर्स इंटू स्थिति में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? पावर। अब अपना आगे का टॉपिक है
कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क पावर थ्योरम। मोस्ट टॉपिक है ये, कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखो अपन ने माना m द्रव्यमान का एक कण जिस पर एक बल F, माना थ्योरी से समझो, m द्रव्यमान का एक कण जिस पर एक बल F xx के अनुदिश लग रहा है। m द्रव्यमान का एक कण है जिस पर एक बल xx के अनुदिश लग रहा है, अर्थात कण x1 से चलकर x2 तक पहुंचता है। जो पार्टिकल है वो कहां से कहां तक, x1 से चलकर x2 तक पहुंचता है, तो उसका वेग v1 से बढ़कर v2 हो जाता है। वेग में भी परिवर्तन होगा, उसका वेग v1 से बढ़कर क्या हो जाता है, v2 हो जाता है। तो इस विस्थापन में बल द्वारा किया गया कार्य, तो इस विस्थापन में, विस्थापन हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है, विस्थापन में बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए कार्य W इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, F डॉट dx। देखो कार्य W इक्वल टू F डॉट dx, संपूर्ण कार्य अपन निकालेंगे। अब देखो कहां से कहां तक पहुंचा है पार्टिकल, x1 से x2 तक, तो टोटल वर्क आ गया W इक्वल टू x1 से x2 तक इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो अपन लिखेंगे कि न्यूटन के जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से F इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt, संवेग परिवर्तन की दर भाई है बल के बराबर, m dv अपॉन dt, p इक्वल टू mv होता है, या अपन कह सकते हैं F इक्वल टू ma। या देखो ma को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपका dv अपॉन dt है उसको अपन थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे यहीं तक के लिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, F इक्वल टू m dv dx से ऊपर नीचे इंटू कर रहे हैं इसे, dx डॉट dx अपॉन dt। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, वेग v होता है। तो क्या लिखोगे, F इक्वल टू m dv अपॉन dx डॉट v, या mv डॉट dv अपॉन dx। ये जो f का मान है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 2 को कहां पुट करोगे, 1 में पुट करोगे। तो वेग कहां से बढ़कर कहां हो रहा है, v1 से बढ़कर v2 हो रहा है, क्योंकि v की फॉर्म में पुट करेंगे अब। तो f की वैल्यू है m v dv अपॉन dx डॉट dx। यहाँ f की वैल्यू पुट किया अपन ने, तो m dv अपॉन dx डॉट v को पहले लिख दिया। देखो dx से dx कैंसिल हो गया आपका, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, v1 से v2, m को बाहर लिख लो, v डॉट dv। अब इसको सॉल्व करो, v डॉट जो dv है इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, यानी कि f इक्वल टू v1 से v2 तक समाकलन करोगे v का, तो क्या हो जाएगा बताओ स्टूडेंट, v का क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, m को पहले पुट कर दो, और कहां से कहां तक है, v1 से v2 तक। तो f इक्वल टू देखो m v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, और देखो इसे 1 अपॉन 2 m v2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 m v1 स्क्वायर। अब देखो m मास के पार्टिकल के लिए ये 1 अपॉन 2 m v2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 m v1 स्क्वायर क्या है, गतिज ऊर्जाएं हैं, आप भी जानते हो इसे। तो लिखोगे
हम जानते हैं स्मॉल m द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा K2 का मान क्या हो जाएगा 1/2m v2 स्क्वायर, K1 का मान क्या हो जाएगा 1/2m v1 स्क्वायर। अब इन दोनों की जो वैल्यू है 1/2m v2 स्क्वायर 1/2m v1 स्क्वायर, तो F इक्वल टू K2 माइनस K1, और इसको गतिज ऊर्जा के डिफरेंस F इक्वल टू डेल K से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई अपनी कार्य, ये सॉरी ये मिस्टेक कर दिया अपन ने, F इक्वल टू नहीं है, वो वैल्यू W इक्वल टू है। W इक्वल टू F डॉट डी एक्स होता है। W इक्वल टू क्या होता है F डॉट डी एक्स। इसको करेक्शन कर लेना, जो वैल्यू अपन ने W इक्वल टू F डॉट डी एक्स की निकाली थी वहाँ x1 से x2, फिर अपन ने F की वैल्यू पुट की थी न्यूटन के सेकंड लॉ से, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो W इक्वल टू 1/2m v2 स्क्वायर माइनस 1/2m v1 स्क्वायर, तो W इक्वल टू डेल K, यानी कि कार्य ऊर्जा परमे कहते हैं इसे। लास्ट में लिखोगे कि गतिज ऊर्जा में इसको लिख लेना, जहां डेल K गतिज ऊर्जा में वृद्धि है, डेल के गतिज ऊर्जा में वृद्धि है। अतः स्पष्ट है कि किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। किया गया कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, इसे कार्य ऊर्जा परमेय कहते हैं। W इक्वल टू डेल K, वो करेक्शन कर लेना, W है वहाँ F के स्थान पर। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। थैंक यू ऑल।